जी दोस्तों, फिर से हाजिर हैं हम आपकी इस शाम को खुशनुमा और तरोताजा बनाने के लिए। श्रोताओं, इसी तरह अपनी हर शाम को जोड़े रखिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां, कुछ विशेष लोगों के अनुभव और रोमांचक भरी बातें जो कि आपके जीवन में कहीं न कहीं काम जरूर आती है, और प्यारे प्यारे मीठे मीठे फिल्मी गीत जो हमारी बातों के बीच आपको सुनवाए जाते हैं, उनसे तो आपके शाम के मनोरंजन के सफर में चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस सब के साथ स्वीकार कीजिए मेरा यानी आपकी रेडियो हमसफर सोनम गुदवारे का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलते हैं आज की बात के विषय पर। तो हमारा आज का विषय है युवा श्रोताओं के लिए कि अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रिज्यूम क्या होता है ये जानना आवश्यक है। तो साथियों, रिज्यूम किसी भी नौकरी की तलाश में पहला और सबसे अहम दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है। यह आपके शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत योग्यता का संक्षिप्त सारांश होता है, जिसे देखकर नियोक्ता यानी नौकरी पर नियुक्त करने वाला व्यक्ति तय करता है कि इस व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाएं या नहीं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में एक अच्छा और प्रभावशाली रिज्यूम बनाना बेहद जरूरी हो गया है। रिज्यूम एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, कौशल, उपलब्धियां और उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरी देने वाले को यह दिखाना होता है कि आप उस पद के लिए कितने योग्य हैं। दोस्तों, यह आपके प्रोफेशनल व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। नौकरी देने वाले का पहला इंप्रेशन यहीं से बनता है। आपके कॉन्फिडेंस को भी यही दर्शाता है। रिज्यूम का लेआउट साफ सुथरा और पेशेवर होना चाहिए, जिसमें आपका नाम बोल्ड यानी बड़े अक्षरों में और आकर्षक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस सब सही तरह से होना चाहिए, और जो खास व जरूरी चीज है वह है आपकी शैक्षणिक योग्यता, और यदि आपने कहीं और कार्य किया है उसका अनुभव, साथ ही आपकी उपलब्धियां, भाषा का ज्ञान, आपके शौक और रुचि, ये सब उसमें शामिल होता है। यह सब आपके रिज्यूम का हिस्सा होता है। दोस्तों, रिज्यूम में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें। एक ही फॉन्ट और स्टाइल रखें, जैसे कैलिब्री, एरियल आदि। वर्तनी की गलतियां ना करें। फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। रिज्यूम को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहिए। रिज्यूम के साथ एक कवर लेटर भी बनाएं। दोस्तों, हमारी इन सब बातों का मतलब ये है कि एक अच्छा रिज्यूम आपकी काबिलियत का दरवाजा खोल सकता है। यह केवल एक कागज नहीं, बल्कि आपके करियर की पहली सीढ़ी है। यदि आपने इसे ध्यान से और ईमानदारी से तैयार किया है, तो नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। तो दोस्तों, अपना रिज्यूम ऐसा बनाइए जो देखने वाले को प्रभावित कर दे। तो दोस्तों, अब वक्त है मनोरंजन की दुनिया में चलने का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया।
पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। वो एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया, मैं दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। अरे एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम के अगले क्रम में इनसे मिलिए में सुनवाते हैं आपको ये वार्तालाप। तो आप पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं सीए कुणाल गुरुद्वारे बैतूल का रहने वाला हूँ। मैं अभी बैतूल में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीए की, और मैंने बैतूल से ही पढ़ाई करी 12th तक की। उसके बाद मैं फिर भोपाल चला गया था सीए की तैयारी के लिए। फिलहाल अभी बैतूल और भोपाल में दोनों जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कुणाल जी, आपने सीए बनने का निर्णय क्यों लिया? सीए बनने का निर्णय सबसे पहला तो मेरे को अकाउंटेंसी और टैक्स में इंटरेस्ट था। तो 11th-12th में जो हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, तो उस फील्ड में जाने की रुचि रखी, तो उसी फील्ड में जाने का सोचा था। दूसरा ये भी था कि मेरे को खुद का काम करना था,
जैसे सीए बनने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में ऐसा था कि आप स्वयं के काम कर सकते हैं, इसके साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। यही बजा देना सीए बनने गदर का। तो कुणाल जी, सीए की तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? सीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि 3 लेवल रहते हैं। तो तीनों लेवल, पहला लेवल तो इजी रहता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा लेवल रहता है उसमें आपके पास रहते हैं 8 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 16 सब्जेक्ट रहते हैं। तो आपको अगर दूसरा लेवल निकालना रहता है तो 8 सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर 8 सब्जेक्ट को साथ में रिवाइज करना है, फिर 8 सब्जेक्ट को साथ से मतलब आपको याद रखना है। तो अब ये चीजें, तीनों चीजें अपने साथ में लेके चलना है। अगर एक भी सब्जेक्ट में आप फेल होते तो आपको वो लेवल फिर से देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे को लगी थी सीए की तैयारी में। आपने कौन कौन से ग्रुप कितनी बार में क्लियर किए? तो सबसे पहला लेवल होता है अपना सीपीटी। तो सीपीटी मैंने पहली बार में क्लियर कर लिया था। फिर दूसरा लेवल रहता है अपना आईपीसीसी का। तो आईपीसीसी में मेरे को एक अटेम्प्ट लगा था, मतलब एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। और उसके बाद होता है फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम मैंने दोनों ग्रुप एक बार में दिए थे, तो एक बार में निकाल लिया। तो आपने अपना आर्टिकलशिप किस फर्म से किया? आर्टिकलशिप मैंने भोपाल की फर्म थी LK महेश्वरी एंड एसोसिएट्स, वहां से किया था। इसमें इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या अंतर होता है? इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या रहता है कि जैसे बैंक है, तो बैंक इंटरनल ऑडिट कौन रखेगा? बैंक वाले अगर खुद सीए को असाइन करेंगे, पर्टिकुलर बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, खुद अगर सीए को असाइन कर रहा है तो वो अपन उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। मतलब ये साल भर में, पूरा साल भर चलता है, मतलब हर महीने ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट साल में एक बार होता है। और ये कौन करता है? जैसे एसबीआई बैंक है तो उसको गाइडलाइन कौन देता है? आरबीआई। तो आरबीआई असाइन करेगा कि आप एसबीआई का ऑडिट करो, और ये साल में एक बार होता है। और ये नजर रखने के लिए रहता है, ये बाहर वाले लोग रहते हैं, बाहर वाले सीए रहते हैं। जैसे आरबीआई ने असाइन करा सीए को कि एसबीआई का ऑडिट करो। कुणाल जी बताइए, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर है? बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का अपने को वो बताता है कि एक्चुअल अपनी पोजीशन क्या है उस डेट पे। जैसे 31 मार्च को अपनी पोजीशन क्या है, जैसे एसेट कितने अपने पास, अपनी लायबिलिटी कितनी है, वो बैलेंस शीट बताती है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है कि साल भर में आपने क्या क्या एक्टिविटी करी है, कितना सामान बेचा है, कितना आपने खर्चा किया है, कितना आपका इनकम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट अपना बताता है कौन? प्रॉफिट एंड लॉस। जीएसटी के अंतर्गत आरसीएम क्या होता है? आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी हमेशा सेलर भरता है, जो भी सामान बेचता है ना उसको जीएसटी सरकार को देना पड़ता है। लेकिन आरसीएम में उल्टा रहता है, जो सामान बेच रहा है उसको जीएसटी नहीं भरना है, जो सामान खरीद रहा है उसको भरना है। इसका जैसे एक एग्जांपल बोलेंगे अपन ट्रांसपोर्ट का। जैसे अपन अगर किसी से ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेते हैं तो अब सामने वाला जीएसटी नहीं भरेगा, अपन भरेंगे। मतलब और ये जनरली B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस केसेस में ही एप्लीकेबल है। कुणाल जी, आपने ऑडिट में कौन कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स को हैंडल किया है? ऑडिट में मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री देखी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था, होटल इंडस्ट्री देखा है, मैंने गवर्नमेंट इंडस्ट्री देखा है, प्लस मैंने ये भी देखा बैंकों में, जैसे प्राइवेट बैंक के भी ऑडिट करे हैं, गवर्नमेंट बैंक के भी ऑडिट करे हैं और एनजीओ के भी ऑडिट करे। सेक्शन 44AB के अंतर्गत कौन कौन से ऑडिट होते हैं? सेक्शन 44AB इनकम टैक्स का अपना एक सेक्शन है। इसमें ऑडिट अपने होते हैं जैसे बिजनेसेस के, जिसका भी दो रहते हैं, एक बिजनेस और प्रोफेशन का। तो जिसका भी बिजनेस में अगर सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसका ऑडिट कराना पड़ता है अपने को। दूसरा रहता है जो प्रोफेशनल रहते हैं जैसे डॉक्टर या सीए, तो उनका अगर टर्नओवर जाता है 50 लाख से ऊपर साल भर में तो उनको ऑडिट कराना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी ये है, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रहता है। तो उसमें कौन सी एंटिटी रहती है, जैसे किसी का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है लेकिन वो प्रॉफिट बता रहे हैं अपना 8% से कम, जैसे 1 करोड़ का 8% 8 लाख रुपए। तो अगर 8 लाख रुपए से आप कम प्रॉफिट बताना चाह रहे हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा सीए से और बताना पड़ेगा कि कौन कौन से खर्चे की वजह से आपका प्रॉफिट 8 के नीचे जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स ने दायरा तय करके रखा है कि 8% से नीचे अपना प्रॉफिट रेशो नहीं रहना चाहिए। उसके नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में ज्यादा खर्चे होंगे, उसका एक ऑडिट होता है। तो ये 3 टाइप के अपने ऑडिट होते हैं। कुणाल जी, आईटीसी के क्या नियम होते हैं? आईटीसी के ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बहुत सारे नियम है कि जैसे
सबसे पहला तो नियम ये है कि अपने को जो बिजनेस है उसी के खर्चे के इनपुट मिलता है। कैसा मतलब कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, उसके लिए दुकान के लिए जो भी आपने खर्चा करा है उस पर जीएसटी लग के आया है तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन आप कोई पर्सनल खर्चा कर रहे हो उसके साथ ही साथ तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब होता क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी सर्विस दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप जैसे आपने सामान बेचा 1 लाख रुपए का कोई भी, तो 1 लाख पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा कितना? जो भी सपोज 18% है तो 18% आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये दुकानदार भरता है और दुकानदार कहीं ना कहीं सामान खरीद के लाता है ना। तो अगर उन्हें सामान खरीद के लाया किसी से, अगर उसने सामान कहीं से खरीद के लाया है तो वो सामान पे भी जीएसटी लग के आता है। तो वो अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे सामान उन्होंने खरीदा होगा सपोज 50,000 रुपए का, 50,000 का 18% अपन 9,000 मान लो, तो 9,000 रुपए का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब जो उसको आगे 18,000 रुपए भरना है, आपने जो उन्होंने सेल करा था 1 लाख रुपए का, तो 18,000 रुपए जेब से भरना पड़ता, लेकिन उसको 9,000 का क्रेडिट मिल जाता, तो आप उसको सिर्फ 9,000 जेब से भरना है। तो ये होता है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका नियम मैंने पहले ही बता दिया। जीएसटी किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जीएसटी सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी किस किस के लिए एप्लीकेबल है अपना? जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जीएसटी हर किसी पे लगता नहीं। तो जीएसटी में 2 लिमिट बनाई गई है, एक 40 लाख की और एक 20 लाख रुपए की। 40 लाख किसके लिए एप्लीकेबल है? जो भी व्यक्ति अगर कोई सामान बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट है। अगर उसका साल भर में टर्नओवर सेल्स 40 लाख से ऊपर जाता है तो उसको तुरंत ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और वहीं 20 लाख की लिमिट किसके लिए? जो सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे हम लोग हो गए, सीए हो गए या कोई अदर सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख की लिमिट के ऊपर जाता है हमारा सेल्स साल भर में, तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। कुणाल जी, आईटीआर किसको किसको भरना चाहिए और इसके कौन कौन से फॉर्म है? आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी व्यक्ति को भरना है जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। ये तो मैंने सरकार का नियम बता दिया कि 2.5 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम होती है उसको आईटीआर भरना है। और मेरे हिसाब से तो वैसे सभी को भरना चाहिए, लेकिन अगर रूल के हिसाब से जाए तो जिसकी भी 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है साल भर में तो उसे आईटीआर भरना चाहिए। अब आईटीआर के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो आईटीआर के अपने पास मेनली 4 से 5 फॉर्म है। तो आईटीआर 1 किसके लिए रहता है? आईटीआर 1 रहता है सैलरी, जो भी जॉब करते हैं व्यक्ति उनके लिए आईटीआर 1 रहता है। दूसरा रहता है कि आईटीआर 2 रहता है जो जॉब के साथ इनका शेयर मार्केट में अगर कैपिटल गेन वगैरह है तो उनके लिए आईटीआर 2 रहता है। आईटीआर 3 किसके लिए रहता है? आईटीआर 3 रहता है जो बिजनेसेस रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जिनका ऑडिट होता है उनके लिए आईटीआर 3 रहता है। और आईटीआर 4 किसके लिए रहता है? आईटीआर 4 रहता है छोटे बिजनेस के लिए जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे, उनके लिए रहता है। और आईटीआर भरने के बहुत सारे फायदे हैं। एक उसमें से बताऊं, आपकी एक इनकम जेन्युइन मानी जाती है। आप कहीं भी आप डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप अपना आईटीआर देके, जैसे बैंक में जा रहे हो तो आप लोन ले सकते हो, कोई आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी आईटीआर एप्लीकेबल रहता है, तो वहां देके आपका इजीली पासपोर्ट बन सकता है। तो एक आपकी इनकम को जस्टिफाई करता है और इसलिए आपको आईटीआर भरना चाहिए। सीए बनने के लिए आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? सीए बनने के लिए सबसे पहले तो मेरे को मोटिवेट करा था मेरे मम्मी पापा ने, फिर मेरे भैया थे, फिर मेरी बहन ने करा, फिर और एक और इसमें सबसे बड़ा रोल था स्कूल का। तो स्कूल में सेमिनार होते थे, उसमें सीए में इंटरेस्ट, रुचि जागी मेरी, तो उसकी वजह से मैं सीए की तरफ। धन्यवाद कुणाल जी, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, आपने सुनी हमारी भेंट वार्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट कुणाल गुदवारे से, जो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत काम आ सकती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनिए एक और प्यारा सा गीत।
पास आओ तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। तुम भी हो मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ, तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया। जाने क्यों रहती हो खोई सी, जागी ना सोई सी। अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ जाने क्यों बहका सा ये मन है, महका सा ये तन है। चलती हूँ इतरा के खिला के, शर्मा के बल खा के जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना।
कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम में अगला क्रम है विज्ञान जगत, जिसमें हम चर्चा करेंगे सीसीटीवी कैमरों पर कि सीसीटीवी कैमरेज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। सीसीटीवी कैमरा यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन एक प्रकार की निगरानी प्रणाली है जिसका उपयोग सुरक्षा, निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। यह कैमरे सार्वजनिक स्थानों, घरों, दफ्तरों, दुकानों, स्कूलों, बैंक आदि में आमतौर पर लगाए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा एक बंद नेटवर्क पर कार्य करता है जिसे केवल कैमरा ऑपरेटर ही वीडियो देख सकता है। सीसीटीवी कैमरा क्षेत्र की वीडियो को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है। यह रिकॉर्ड की गई फुटेज को केबल या वायरलेस तरीके से मॉनिटर या रिकॉर्डिंग डिवाइस तक पहुंचाता है। इसमें हुई रिकॉर्ड फुटेज को हार्ड डिस्क, क्लाउड या मेमोरी कार्ड में सेव किया जा सकता है और उपयोगकर्ता उसी टाइम में स्क्रीन के जरिए मतलब मॉनिटर, मोबाइल ऐप और कंप्यूटर से फुटेज देख सकते हैं। दोस्तों, सीसीटीवी कैमराज कई प्रकार के होते हैं, जैसे डोम कैमरा। डोम कैमरा गोल होता है, इसे छत या दीवार पर लगाया जाता है। सामान्य निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के कैमराज को घर, ऑफिस या शॉपिंग मॉल आदि में लगाया जाता है। अगला होता है दोस्तों बुलेट कैमरा। यह कैमरा सिलेंडर और गोली जैसे आकार का होता है, दूर तक निगरानी कर सकता है, इसलिए इसे आउटडोर जैसे गेट, सड़क या पार्किंग एरिया में लगाया जाता है। अगला है पीटीजेड कैमरा। यह घूम सकता है और जूम कर सकता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। यह कैमरा बड़े क्षेत्र जैसे स्टेडियम, प्लांट्स और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाते हैं। आईपी कैमरा, इंटरनल प्रोटोकॉल कैमरा। यह इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसमें लाइव वीडियो मोबाइल या कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। यह एचडी क्वालिटी में वीडियो दिखाता है। इसे घर और ऑफिस में लगा सकते हैं। वायरलेस कैमरा, इन कैमरों में वायर नहीं होते, वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। डे नाइट कैमरा, यह कैमरा कम रोशनी या अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड नाइट विजन टेक्निक होती है। यह 24 घंटे निगरानी के काम आते हैं। हिडन कैमरा मतलब छिपा हुआ कैमरा। यह कैमरा किसी भी वस्तु में छिपा हुआ होता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, घड़ी में, पेन में, बल्ब इत्यादि में। इसका उपयोग गुप्त निगरानी, जासूसी, सबूत इकट्ठे करने के लिए और सुरक्षा उद्देश्यों में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम युववाणी। इसी के साथ अपनी रेडियो हमसफर सोनम गुदवारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।